यहाँ पर आपको बता दें कि 15 फीट गहरे गड्ढे में भरा था सीवर का पानी और बाहर निकाले जाने से पहले ही युवक की मौत हो गई है। लोगों ने मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला। बड़ी अपडेट है इस वक्त के फरीदाबाद से सामने आई, जहां पर प्रशासन की लापरवाही से एक युवक की जान चली गई है। मौके पर शख्स की मौत भी हो गई है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। आपको बता दें कि 15 फीट गहरे गड्ढे में एक युवक गिरा, जिसके चलते आपको बता दें कि जब उसको बाहर निकाला गया तो युवक दम तोड़ चुका था। तो सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहीं पर वो हादसा हुआ था। 9:30 बजे करीब में हस्बैंड वाइफ जॉब करके आ रहे थे। वो क्या लेबर गिरी का काम करते हैं। वो आ रहे थे और आते उधर से अपने घर को जा रहे थे। उधर 3 नंबर गली में उनका घर है। तो हस्बैंड आगे था, बीवी पीछे थी। उस टाइम में क्या हुआ कि हस्बैंड का बीवी आगे थोड़ी सी निकल गई, 2 कदम आगे। हस्बैंड का पैर फिसला और वो नाले में गिर गया। गिरने की वजह से उसकी हस्बैंड बीवी भी उसके पीछे छलांग लगाती है। लगाने के बाद से उसने क्या काम करता है कि उस काफी देर तक वो ढूंढती है, उसको नहीं मिलता है। फिर यहाँ पे लड़के बैठे हुए थे 4-5, वो आते हैं, एक चैन बनाते हैं, क्योंकि गड्ढा था, वो बीवी खुद डूबने लगी है। फिर एक दुकान वाले भैया ने लाठी दिया है, फिर उस लाठी के सहारे से उसको हस्बैंड को ढूंढा गया, फिर चैन बनाया गया, फिर पकड़ के खींचा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में। मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रतीक्षित। वक्त हो चला है 4 बड़ी खबरों का। 4 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, जिन्होंने पंचकुला में दुकानदारों को मनोहर सौगात दी है। और दूसरी बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर आपको बता दें कि पूर्व विधायक बीजेपी की सदस्यता लेंगे। और तीसरी खबर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी हुई है। और चौथी खबर प्रदेश के किसानों से जुड़ी हुई है, जहां मंडियों में कल से धान खरीद शुरू होने वाली है। तो चारों तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज आधे घंटे पर जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी, दुकानदारों को मनोहर सौगात दी गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। और साथ ही आज बता दें चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आई है, दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, जहां पर बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2023 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटती हुई नजर आ रही है। और साथ ही अब ये बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, ये तीसरी बड़ी खबर जिस पे हम बात करेंगे। और साथ ही कल से जो धान की खरीद शुरू हो रही है, उसको लेकर सरकार कितनी तैयार है और क्या कुछ तैयारियां मंडियों में की गई हैं, और इसको लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है, किसान किस तरीके से अपनी ट्रॉलियों को लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं, और धान खरीद को लेकर किसानों को क्या कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, ये भी अगली 4 बड़ी खबरों में हम बात करेंगे। दुकानदारों को मनोहर सौगात दी गई है, यह पहली बड़ी खबर। और दूसरी खबर है कि बीजेपी का कुनबा बढ़ा है। आज बीजेपी में कई पूर्व विधायक शामिल हुए हैं और कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा इस पर भी हम आज बात करेंगे। और साथ ही धान खरीद को लेकर मंडियों में क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं, ये भी अगले आधे घंटे में हम जानेंगे। तो पहली बड़ी खबर में बात करेंगे, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेक्टर 9 पंचकुला में रेहाड़ी मार्केट में आगजनी वाली घटना के स्थान पर हवन में आहुतियां डालने के बाद दुकानदारों को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज दिए। और इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। पंचकुला से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने दुकानदारों को मालिकाना हक के दस्तावेज दिए। और साथ ही आपको बता दें कि दुकानदारों ने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद भी किया। तो पंचकुला में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बड़ी सौगातें दी हैं। और बड़ी सौगातें देते हुए आपको बता दें कि दुकानदारों को मालिकाना हक दिया गया है, दुकानों पर मालिकाना हक दिया गया है। और देख सकते हैं किस तरीके से ये लोकार्पण किया गया है। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत सिंह जी, क्या कुछ तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास? देखिए प्रियव्रत, इस समय अगर बात की जाए मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री ने जो पंचकूला में जो दुकानदार थे सेक्टर 9 रेडी मार्केट को लेकर के जो उन्होंने पहले ही उन्हें बूथ अलॉट करने की बात कही थी, और ऐसे ही ज्ञानचंद गुप्ता और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उसका एक लेआउट प्लान जो है वो तैयार कर दिया गया है। और बहुत जल्द बूथ संचालकों को एक पक्के बूथ जो है वो सरकार मुहैया करवाने वाली है।
और प्रियव्रत सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे लेकर के पंचकूला प्रशासन जो है जो आगजनी हुई थी उससे भी निजात मिलेगी और बहुत पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं जो आने वाली ये नई बूथ मार्केट तैयार होगी प्रियव्रत। लेकिन इसमें किस तरीके से दुकानदारों को फायदा होगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर बात कर ली जाए तो त्योहारी है और उससे पहले बात की जाए तो मनोहर लाल की बड़ी सौगात। देखिए बहुत बड़ी सौगात है प्रियव्रत ये दुकानदारों के लिए और यहाँ पर एक एक चीज पर पैनी नजर जो है मुख्यमंत्री स्वयं से बनाए हुए हैं और चंडीगढ़ के तर्ज पर ये मार्केट जो है तैयार की गई है। और सबसे बड़ी बात ये है देखने वाली है कि अत्याधुनिक से लैस होगी ये हर एक चीज का इंतजाम जो है वो सरकार ने किया है, चाहे वो सीवरेज को लेकर चाहे वाटर सप्लाई को लेकर और साथ ही सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं तो अंडरग्राउंड वायरिंग की बात की जा रही है और सभी बूथ जो है वो बिल्कुल एक तरह से सुचारू रूप से बनाए जाएंगे और जिनका लेआउट प्लान भी मुख्यमंत्री ने ज्ञानचंद गुप्ता जो कि वहां के विधायक भी हैं उनसे डिस्कस किया और एक एक बूथ संचालक को बूथ जो है वो पहले जो नुकसान हुआ है वो दोबारा रिपीट ना हो उसे देख करके हर चीज जो है उसका ख्याल रखा गया है। लेकिन स्वर्णजीत जी देखिए जिस तरीके से जब से हरियाणा का सीएम मनोहर लाल ने कुर्सी संभाली तब से वो रोजगार पर तो जोर दे ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर समझने की कोशिश की जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप पे भी वो लगातार जोर देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर उनका कहना है कि आप रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनिए, क्योंकि इससे प्रदेश में निवेश भी बढ़ेगा और इससे कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। देखिए प्रियव्रत यही कारण है कि मुख्यमंत्री लगातार इसी बात पर जोर देते हैं कि स्टार्टअप जो हरियाणा में है स्टार्टअप एक तरह से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप जो है उसमें लोगों के लिए रखा गया ताकि लोग जो है रोजगार दे, ना कि बेरोजगार लोग यहाँ पर तांता लगा करके रोज नारेबाजी करें। तो यही कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का फोकस ही एंटरप्रेन्योरशिप पर है, स्टार्टअप पर है और यही कारण है कि आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के कई जो साधन है वो मुहैया होंगे, क्योंकि एक इंसान अगर अपना व्यवसाय शुरू करता है अपना एंटरप्रेन्योर बनता है तो वो आगे 4 लोगों को रोजगार दे सकता है। तो एक बहुत बड़ी पहल है प्रियव्रत। लेकिन देखा जाए तो आज की ये जो दुकानों का यहाँ पर सीएम ने शिलान्यास किया है, यहाँ पर किस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं दुकानदारों को दी जाएंगी, क्योंकि दुकानदारों के लिए सबसे बड़ा अगर बात की जाए तो देवता जो होता है वो उनका ग्राहक होता है। तो ये किस क्षेत्र में दुकानों का लोकार्पण किया गया है, क्या यहाँ पर दुकानदारी उनकी अच्छी होगी, क्योंकि एक बड़ी परेशानी दुकानदारों के लिए ये होती है कि अगर उनके पास ग्राहक ही ना जाए तो उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी। क्या कुछ क्षेत्र है जहां पर इन दुकानदारों को लोकार्पण किया जाएगा? मैं बताना चाहूंगा आपको सेक्टर 9 की ये मार्केट है, रेडी मार्केट इसे पहले कहा जाता था और अभी भी ये वो दुकानदार हैं प्रियव्रत जो कि मिडिल क्लास फैमिलीज और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज और अपर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग जो हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं। तो यहाँ पर हर एक साजो सामान का जो बूथ है जो दुकान है वो तैयार की जाएगी और अलग अलग चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की जाए, चाहे रेडीमेड गारमेंट्स की बात की जाए, चाहे करियाना की बात की जाए, वन रूफ सोल्यूशन है, एक ही छत के नीचे हर एक चीज जो है वो इन बूथों में मिलेगी और जिससे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि एक सामान को लेने के लिए अगर आपको दूसरी जगह पर जाना है तो पेट्रोल का भी खर्च होता है और लोग समय का बहुत खर्च होता है। तो यहाँ पर खास बात यह है कि इन 90 दुकानों में हर वो चीज मिलेगी जो जरूरत का सामान एक घर में चाहिए होता है, एक घर को सजाने के लिए चाहिए होता है। और आगे दीपावली आ रही है और दीपावली के इस त्योहार पर यहाँ पर घरों को सजाने का सामान भी जो है इन दुकानों पर मिलेगा और साथ ही यहाँ पर हर एक सजो सजावट की जो चीज है वो भी उपलब्ध रहेगी। प्रियव्रत स्वर्णजीत सिंह, एक चीज और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनको इलाज करने की क्या कुछ प्रक्रिया रखी जाएगी? इसको अलॉटमेंट के लिए बहुत इजी प्रक्रिया है, एक फॉर्म भरना है और सबसे बड़ी प्रेफरेंस जो है जिनके पास पहले बूथ हुआ करते थे, जो पहले यहाँ पर व्यवसाय कर रहे थे, फर्स्ट प्रेफरेंस उनको भी दी जा रही है और अलॉटमेंट है, आम नागरिक भी आकर के इसका फॉर्म भर सकता है और ऑनलाइन तरीके से जो है ये बूथ जो है अलॉट होने हैं। तो बहुत सी एप्लीकेशंस जो है प्रशासन के पास आ रही हैं और बहुत सरल तरीका रखा है बूथ अलॉट करने के लिए, जो कि सबसे बड़ी बात दुकानदार बहुत खुश है सरकार के इस
सरकार की इस पहल से प्रियव्रत। चलिए स्वर्णजीत सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स और जानकारी हम आपसे लेंगे। चलिए, बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा के कई पूर्व विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, पूर्व विधायक सीएम मनोहर लाल और बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है और आज चंडीगढ़ में आपको बता दें कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चंडीगढ़ से ये खबर है जहां पर आपको बता दें कि सीएम की अध्यक्षता में आज बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ेगा और जिसको लेकर आपको बता दें कि आज कई पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। चलिए, एक बार फिर से हमारे ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत सिंह, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में हरियाणा में चुनावों का दौर शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो भारत में इस समय त्योहारी सीजन है, आगे वाले हरियाणा में अगर बात की जाए तो यहां पर चुनावी सीजन है, क्योंकि पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो पंचायती सीजन, चुनावी सीजन कह सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी ने कमर कसनी शुरू कर दी है और जिसको देखते हुए चंडीगढ़ में आज ये बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए प्रियव्रत, बिल्कुल आप ठीक दुरुस्त कह रहे हैं। बीजेपी का कुनबा जो है लगातार बढ़ रहा है। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को, हर खबर जो इस समय टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले भी बता चुके हैं कि अब त्योहारों के साथ साथ हरियाणा में चुनाव का भी मौसम जो है वो आ चुका है। एक तरह से त्योहारों के साथ साथ चुनाव का भी त्योहार जो है वो आने वाले हैं। देखिए, अभी कुछ ही समय में पंचायती चुनाव है और उसके बाद कुछ विधानसभा क्षेत्रों में निकाय चुनाव होने और उसके बाद विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव होने हैं। और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा सजग नजर आ रही है। और हाल ही में कुछ समय पहले जननायक जनता पार्टी जेजेपी के भी कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और आज उसी कड़ी में पूर्व विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो प्रियव्रत, यही कारण है, ये लोकप्रियता है प्रदेश के मुख्यमंत्री की और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ ही रहा है और अलग अलग राजनीतिक दलों से नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में आना जारी है। तो आज कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आएंगे? देखिए प्रियव्रत, फेयर लिस्ट तो बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ एक ऐसे नाम, जैसे कि बहुत बड़ा नाम पहले भी हम दिखा चुके हैं अपने दर्शकों को, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात हो या अभी बात की जाए, बहुत से ऐसे पूर्व विधायक हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ग्रहण की है। और प्रियव्रत, यही कहना मैं बस इसी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और वहां पर साफ देखा जा रहा था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ पूर्व विधायक जो कर रहे थे और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री की तारीफ करते भी नहीं थक रहे थे। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी पार्टी देश नहीं विश्व में भी बनकर उभरी है। स्वर्णजीत जी, देखिए, जिस तरीके से बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है, ऐसे में एक चीज है कि जिस तरीके से बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती अपनी तैयारियों को लेकर, क्योंकि उसे 5 साल के लिए विपक्ष में नहीं बैठना है, यह साफ यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो सियासी जमीन तलाश रही है हरियाणा में, उसने भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नींद है वो हराम कर रखी है अगर देखा जाए, क्योंकि जब से पंजाब में विधानसभा चुनाव में फतेह हासिल की है तब से लगातार उसके जो अरमान है वो सातवें आसमान है। और गुजरात के साथ साथ हिमाचल की बात कर ले तो और हरियाणा की बात कर ले तो यहां पर भी वो लगातार अपनी सियासी जमीन तलाशती हुई नजर आ रही है, पैर पसारती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी ये चाहती है कि कोई कोर कसर न छोड़ी जाए ताकि उसे अगले 5 साल में विपक्ष में बैठना पड़े। देखिए प्रियव्रत, सबसे बड़ी चुनौती जो आम आदमी पार्टी इस समय गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को दे रही है और लगातार पंजाब के जितने भी विधायक हैं, मैक्सिमम विधायकों की मैं बात करूंगा, चाहे कैबिनेट मंत्री हैं, सबकी ज्यादातर ड्यूटी जो है गुजरात चुनाव में लगी हुई है। और यही कारण है भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि गुजरात में अगर सीधे तौर पर टक्कर जो हो सकती है वो आम आदमी पार्टी के साथ हो सकती है। और इसी वर्ष नवंबर में हिमाचल में भी चुनाव है, लेकिन आम आदमी पार्टी का ज्यादा फोकस हिमाचल में नजर नहीं आ रहा। तो बात आपने हरियाणा की है, तो यही कारण है भारतीय जनता पार्टी किसी तरह की कोर कसर जो है वो छोड़ना नहीं चाहती और
यही कारण है कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, इस समय ज्वाइनिंग करने वालों का तांता भी है और साथ ही बारीकी से इस बात पर फोकस किए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता और खास तौर पर कोई भी मंत्री और विधायक जो है अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों के हितों के लिए जो कार्य है वो सुचारू रूप से करते रहे और साथ ही कोई और राजनीतिक दल का नेता अगर ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए बाहें पसार कर वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरह का चांस प्रियव्रत नहीं लेना चाहती भारतीय जनता पार्टी और आने वाले समय में एक बार फिर हैट्रिक जो लगाने के मूड में है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में। और हो सकता है, और सूत्रों के हवाले से मैं प्रियव्रत ये भी बताना चाहूंगा कि अब गठबंधन के अलावा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की फिराक में है मनोहर लाल और यही कारण है कि इस समय 1.5 वर्ष पड़ा है विधानसभा चुनाव को, लेकिन इस समय पार्टी जमीनी तौर पर प्रदेश में एक एक कार्य को सुचारू रूप से कर भी रही है और लोगों तक लेके भी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में ज्वाइनिंग चल रही है इस समय, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं एडमिशन चल रहे हैं बीजेपी में, क्योंकि लोगों को भी, जो नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें भी अंदाजा कहीं ना कहीं हो गया है कि अगर हरियाणा में उनको राजनीतिक वर्चस्व बनाना है और अपनी राजनीति को संरक्षित करना है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के नाम का जो ताबीज है वो पहनना बहुत जरूरी हो गया है। तो इसी को लेकर क्या अब ये ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है? क्योंकि और क्या इससे ये भी मान लिया जाए कि स्वर्ण जी, क्या इससे ये भी मान लिया जाए कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों का आगाज यहीं से हो गया है? बिल्कुल प्रियव्रत, विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है प्रधानमंत्री के तौर पर, तो अब ये लगने लग गया है और दूसरे कार्यकाल के बाद समापन की तरफ जो है कार्यकाल जा रहा है। 2024 में विधानसभा चुनाव के साथ हरियाणा में लोकसभा चुनाव भी है, तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का ताबीज पहनना हर राजनीतिक नेता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अगर आप बात करें कांग्रेस की, तो इस समय कांग्रेस चाहे पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो लगातार कांग्रेस के लिए भी आ रही है और जिसका सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है प्रियव्रत कि किसी तरह का ना तो चूकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और यही कारण है कि नेताओं का तांता भारतीय जनता पार्टी खेमे में बढ़ाने में लगा हुआ। चलिए स्वर्णजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष पद को लेकर घमासान लगातार जारी है। नामांकन के आखिरी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के नेता आपको बता दें केएन त्रिपाठी ने भी नामांकन भरा है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने पहले ही ऐलान कर दिया कि वे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अध्यक्ष पद को लेकर मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में देखा जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस के कुल 30 नेताओं ने अध्यक्ष के चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव रखा है और इन 30 नेताओं में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी इसमें शामिल रही। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पार्टी मजबूत होगी। वे सभी के साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं। लोकसभा और अब राज्यसभा में मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। उन्होंने लगातार अलग अलग चयनित सदनों में के माध्यम से देश के लोगों की आवाज उठाने का काम किया। कर्नाटक विधानसभा में बहुत लंबे समय तक वो रहे। लोकसभा में जब वो लोकसभा में हमारे पार्टी के दल के नेता थे तो उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं उस समय विप था, कांग्रेस पार्टी का वो लीडर थे। अब राज्यसभा में उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। और इसी खबर पर तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से प्रेमराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमराज, जिस तरीके से देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा था अध्यक्ष पद को लेकर वो अंतिम चरण पर है और अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो रेस में नहीं थे और अब एक बार नाम उनका सबसे ऊपर आ रहा है।
और बिल्कुल देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नॉमिनेशन किया है। कल देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उनसे मुलाकात हुई थी और उसके बाद हाईकमान ने फैसला लिया, जिसके बाद आज उन्होंने नॉमिनेशन किया। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का भी नाम चल रहा था, शशि थरूर का भी नाम चल रहा था, हालांकि शशि थरूर की हम बात करें, उन्होंने नॉमिनेशन किया है और वो कह रहे हैं कि मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता हूं कांग्रेस का। हालांकि दिग्विजय सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया है, वो प्रस्तावक के रूप में वहां पर पहुंचे और पूरा समर्थन अपने समर्थकों के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि राज्यसभा सांसद है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रस्तावक के रूप में जो नॉमिनेशन में वो वहां पर पहुंचते हुए नजर आए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहीं ना कहीं मीडिया ब्रीफिंग में बयान भी दिया है कि काफी अच्छे नेता हैं, काफी सीनियर नेता है, उनके साथ लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, काम करने का मौका मिला है और सभी नेताओं को साथ लेकर चलने की यहाँ पर बात करते हुए वो नजर आए हैं। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, इससे कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी और कांग्रेस का एक नया स्वरूप आगे देखने को मिलेगा। जी लेकिन प्रेमराज, जिस तरीके से देखा जाए तो लंबे अरसे के बाद ऐसा हो रहा है कि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष मिलने जा रहा है कांग्रेस को, क्या लगता है किस तरीके से देखा जाए तो क्या कांग्रेस आगे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक मजबूत कड़ी बनकर उभरेगी या कांग्रेस का वही बंटाधार होता चला आएगा? अब बिल्कुल देखिए, ये देखने वाली बात होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, काफी एक्टिव वो नजर आते हैं, विपक्ष की बात के बड़े नेता हैं वो, और ऐसे में जिस तरीके से लगातार बीजेपी को वो घेरते हुए नजर आते हैं, तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कहीं ना कहीं आगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में यदि वो जीतते हैं तो किस तरीके की भूमिका उनकी यहाँ पर रहने वाली है, कितना वो कांग्रेस को मजबूत यहाँ पर कर पाएंगे। पर फिलहाल अभी जिस तरीके से कांग्रेस में घमासान चल रहा था राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर, घमासान चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी जानकारी ये भी है कि हरियाणा से कई नाम ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन दिया है। हाँ बिल्कुल देखिए, हरियाणा की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया कि कुमारी शैलजा आज कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे उनके समर्थन में। वहीं नेता प्रतिपक्ष जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो भी पहुंचे, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रस्तावक के रूप में। एक नॉमिनेशन प्रक्रिया में प्रस्तावक की अहम भूमिका होती है, यानी कि समर्थन की, जो बड़े नेता हैं उन्होंने वहां पर समर्थन दिया। तो प्रस्तावक के रूप में दिग्विजय सिंह की हम बात कर ले, तमाम जितने भी सीनियर लीडर हैं उन्होंने नॉमिनेशन के रूप में यानी कि प्रस्तावक के रूप में उनको समर्थन दिया, उनकी जो नॉमिनेशन फाइल है उस पर साइन किया। तो ये एक बड़ी बात है, हरियाणा के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी उनका समर्थन किया है और हाईकमान का जो फैसला है उसका स्वागत किया है कि काफी अच्छे नेता हैं, सबको एक साथ लेकर चलने वाले नेता है। और आगे आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि 2024 के जो इलेक्शन नजदीक है, किस तरीके से कांग्रेस उभर कर सामने आती है। और जिस तरीके से आपने बोला कि गांधी परिवार से एक अलग कहीं ना कहीं इस बार नेता गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिलने जा रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी कि इससे और कांग्रेस कितनी मजबूत होती है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनमें कितना जोश भरने का काम कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान यदि करता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। चलिए चौथी बड़ी खबर की बात कर लेते हो तो प्रदेश सरकार के आदेश पर 1 अक्टूबर से हरियाणा भर में मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू हो रही है और दो तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं, सोनीपत और अंबाला की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आपको बताते हैं कि प्रशासन ने किसानों की परेशानी के लिए कोई परेशानी ना हो वहां पर तमाम तैयारियां कर ली हैं और साथ ही आपको बता दें कि व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। वहीं मंडी में एंट्री और एग्जिट रास्ते पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि मंडी में पीआर किस्म के सरकारी खरीद का फायदा वहीं किसान उठा पाएंगे, जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। तो पहली तस्वीर सोनीपत की है और साथ ही दूसरी तस्वीर अंबाला की है, जो जहां पर देख सकते हैं मार्केट कमेटी अंबाला छावनी में सहायक सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा नाम है सेठीराम कलसी। जैसा कि तैयारियों से संबंधित जो हमारी जो खरीद की सीजन है उसके लिए हमने पूरी तैयारियां कर चुके हैं हम लोग, जैसे मंडी में सफाई व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, लाइट का अरेंजमेंट, पूरी तरह से हम लोग खरीद की तैयारी के लिए सब कुछ तैयारी हो चुकी है। तो जैसा कि कल से सीजन स्टार्ट होने वाला है परचेज रिक्वायरमेंट जी 20 दिन से बैठे थे, अब सरकार अभी चलो ठीक है, अच्छा जे शुरू कर दे बोली। बड़े परेशान आए, यहाँ कुछ बारिश से परेशान आ, कुछ खरीदारी से परेशान आ, बस ये है जी। पूरी की हुई है? हाँ जी, पूरी तैयारियां भी चल, हाँ ये काम निबड़ागा, अपने घर जाएंगे, कोई अनाज का पैसा बटागा, कोई खर्चा
दिया जाएगा, किसी का देना पैसा हो दिया जाएगा। तो कल से किसानों की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी और मंडियां इसको लेकर कितनी तैयार हैं, सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनीपत से। लाजपत, क्या कोई तमाम अपडेट और जानकारी आपके पास, क्योंकि जिस तरीके से कल से धान की फसल की खरीद शुरू हो जाएगी, मंडियां कितनी तैयार हैं इसमें? जी बिल्कुल, देखिए मंडी पूरी तरीके से सरकार की तैयार है और उनके बारे में बात करने हमारे साथ मौजूद व्यक्ति है, ग्रामीण आंचल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और गांव से जुड़े हुए व्यक्ति। इन्होंने एक वक्त वो भी देखा था जहां जब एक दौर आया था कि आड़तियों ने जब मंडी में हड़ताल की थी तो सरकार के साथ मिलकर लाइसेंस बनवाया था और सरकार का योगदान दिया था। अब मौजूद सरकार ने फिर से वही बात दोहराई है, क्योंकि जैसे आड़तियों ने हड़ताल की तो सरकार की पूरी तैयारी है। मौजूद व्यक्ति है, इनको सब अनुभव है, ये बताएंगे कि अभी जो फसल की खरीद है वो कल 1 तारीख है और 1 तारीख से खरीद शुरू होगी। कैसे मानते हैं, क्योंकि काफी समय के बाद जैसे आड़तियों की हड़ताल थी, आसमानी कहर बरसा था, फसल अभी मंडी में शुरू हो चुकी है, कल से खरीद शुरू हो जाएगी। कैसे मानते हैं इस बात को लेकर? मंडियों के बारे में सरकार ने जो फैसला लिया है उसका हम बहुत समर्थन करते हैं। 4 दिन जो हड़ताल चली उससे किसानों को बड़ी परेशानी हुई, अपना धान लेके इधर उधर घूमना पड़ा और बाजारों में जो स्टॉक लगे पड़े थे वो बरसात की वजह से सब बह गए, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। अब आने वाले समय के लिए सरकार की ने जो योजनाएं रखी है वो किसान हितैषी और आड़तियों भी इससे संतुष्ट होना चाहिए। जैसे एक दौर आपने देखा था कि जब सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी, वो उस वक्त भी आपने देखा है कि एक समय फिर से जो आड़ती थे उन्होंने खरीद के लिए मना कर दिया था। फिर आपने उस टाइम पे लाइसेंस आपको जारी हुआ था, आपने उस टाइम भी मदद की थी किसानों की। और ये बार बार ऐसा क्यों आड़ती करते हैं कि एक आंदोलन छेड़ते हैं, हड़ताल पर जाते हैं, अंदस बंदस में जो जनता फंसती है, जो किसान है, धरती पुत्र है, अन्नदाता है, उस पर एक बोझ पड़ता है। तो ऐसा क्या मानते हैं कि इस तरह की हरकत ना हो ताकि सरकार को अपनी पूरी तैयारी करने में मौका मिले? देखिए, किसान का जो सारा सीजन है वो आड़ती पर निर्भर करता है और कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि जब भी कोई फसल का सीजन आता है, फसल शुरू होने के बाद आड़ती बीच में हड़ताल कर लेते हैं। ना तो कभी ये सरकार से पहले 2 महीने 4 महीने पहले बात करते हैं, ना फसल के बाद बात करते हैं। ये ब्लैकमेलिंग का तरीका सही नहीं है। किसी हद तक सरकार को इनसे परमानेंट तौर पर रोकथाम लगानी चाहिए ताकि किसानों का इतना जो नुकसान हुआ है वो आगे उससे बचा जा सके। अब हानिकारक है, आपदा पड़ी है, बारिश बेमौसमी बारिश हुई है, इससे फसल किस तरीके से देखते हैं, खराब मिलेगी या कैसे उसको मंडी में जाएगी, वो सूखी मिलेगी या कितना समय लग सकता है इसको? इससे बड़ा काफी नुकसान हुआ है। कई जगह तो हमने तस्वीरों में देखा है, अम्बाड़ा की तरफ तो धान की फसल खेत में पड़ी, वो उसमें मंडी में पड़ी बह के निकल गई, नालों में चली गई है। लेकिन आड़तियों को इससे कोई नुकसान नहीं होता। पीछे भी आड़तियों ने जब हड़ताल करी थी 2 साल पहले, जो आपने जिक्र किया कोरोना काल में, उसमें सरकार ने जो एट ए टाइम लाइसेंस जारी करे, उसमें हमने भी एक लिया था और हमने अपनी मंडी, लोकल मंडी में गेहूं तो उसके बाद बेचे। उसके बाद आड़तियों को थोड़ा सा एहसास होया। बिल्कुल लाजपत जी, ये देखने वाली बात भी होगी कि आखिर मंडियां कितनी तैयार हैं और कल ये साफ हो जाएगा कि सरकार ने जो तैयारी की है धान खरीदने की, आखिर वो कितनी सटीक है और किसानों को जिस तरीके से लड़ाई के बाद ये सफलता मिली है और कल से मंडियों में धान खरीद शुरू हो जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की ये 4 बड़ी खबरें थी जिस पर विस्तार से हमने चर्चा की और आपको बताया कि किस तरीके से कांग्रेस का नया अध्यक्ष को लेकर घमासान किस तरीके से चल रहा है और साथ ही किस तरीके से कल से धान खरीद शुरू हो जाएगी। तो आज की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ